everyone, welcome back to Logical. I hope you all are doing well. ये पार्ट 4 है हमारी सीरीज जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर कर रहे हैं. इन लास्ट वीडियो वी स्टार्टेड फंडामेंटल राइट्स जिसमें हमने राइट टू इक्वालिटी कंप्लीट किया था जो कि आर्टिकल 14 टू 18 में है. नाउ इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट से and we'll cover right to freedom and some more fundamental rights. So stay tuned till the end and let's dive into it. ओके, सो हमारा जो सेकंड फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है. तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? ये जो राइट है ये सिर्फ सिटीजन्स को दिया हुआ है. मतलब कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को दिए हैं, बाकी कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सबको इररिस्पेक्टिव के आप सिटीजन हो या नहीं उनको भी दिए हुए हैं. तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये सिटीजन को दिया हुआ है. तो नाउ आर्टिकल 19(1)(a जो कि बात करता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, वो क्या बोलता है? सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आइडियाज थ्रू स्पीच, राइटिंग, प्रिंटिंग और अदर मीन्स. मतलब जो सिटीजन है वो अपना ओपिनियन शो कर सकते हैं, आइडियाज बता सकते हैं. किसके थ्रू? स्पीच के थ्रू, मतलब बोल के, राइटिंग में, न्यूज़पेपर में. जैसे एडिटोरियल में मोस्टली ओपिनियंस आते हैं तो वो भी जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही आता है क्योंकि उसमें हम ओपिनियन शो कर रहे हैं, वेयर एज आइडियाज शो कर रहे हैं. बट उसके भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है. ऐसा नहीं है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट है जैसे लास्ट लास्ट क्लास में पढ़ा था, बट वो हम आगे जाके पढ़ेंगे. नाउ 19(1)(b freedom to assemble peacefully. मतलब citizen can peacefully assemble and hold a public meeting or procession without arms. Arms मतलब without guns, without artilleries. वो यूज नहीं करते हैं ऑफ कोर्स, बट उसके अलावा अगर सिटीजन को एक असेंबली करनी है तो ऑफ कोर्स दे कैन डू. जैसे जब ब्रिटिशर्स का रूल था ना, तो ब्रिटिशर्स वर सो अफ्रेड कि जो अगर इंडियंस हैं वो अगर ग्रुप्स फॉर्म करेंगे देन दे कैन फाइट अगेंस्ट देम. तो उनने उस टाइम वो चीज़ बैन कर रखी थी या उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे. बट इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इट गॉट टू नो द नीड ऑफ दैट असेंबली, क्योंकि उसको पता था यार अगर कोई चीज़ बुरी हो रही है एंड उसके खिलाफ हम असेंबली ही नहीं कर पाएंगे या पब्लिक मीटिंग से नहीं कर पाएंगे तो उससे लड़ेंगे कैसे. तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला आर्टिकल ऐड किया गया विच इज आर्टिकल 19(1)(b. नाउ आर्टिकल 19(1)(c क्या बोलता है? फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन. मतलब citizen can form social, cultural, economic और political association और unions. मतलब अमूल का नाम तो सुना होगा. अमूल इज ऑल्सो एन एसोसिएशन. तो देखो, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके पास ये राइट भी है कि वो एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं, सोसाइटीज फॉर्म कर सकते हैं जो कि सोशल हो सकती है, कल्चरल हो सकती है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कैसी भी. जैसे अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो पहले एसोसिएशन से ही स्टार्ट होती है. So that is given in Article 19(1)(c). Now, Article 19(1)(d) right to move freely. मतलब सिटीजन जो है वो किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में फ्रीली मूव कर सकते हैं. अब देखो कुछ एक्सेप्शन आते हैं जैसे अंडमान निकोबार है, तो वो ट्राइब के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई हुई है जगह, इसलिए वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं. बट अदर देन दैट कि जैसे अगर मैं एमपी में रहती हूँ एंड मुझे ये मन किया कि नहीं मुझे उत्तर प्रदेश में रहना है, यूपी में रहना है, तो मैं क्या जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स आई कैन गो. तो मेरे पास ये राइट है कि आई कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया. बट अब इसका मतलब क्या ये है कि मूव फ्रीली थ्रू आउट द वर्ल्ड? नहीं, ऑफ कोर्स उसके भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है. नाउ आर्टिकल 19(1)(e) right to reside and settle. Citizen can reside and settle in any part of India. मतलब घूमने जा सकते हैं. जैसे मुझे उत्तर प्रदेश बहुत पसंद आ गया, मैंने घूमा, फिर मुझे मन किया कि नहीं यार यहाँ पे घर ले लेते हैं और यहीं सेटल हो जाते हैं. तो कैन आई डू सो? यस, ऑफ कोर्स आई कैन डू सो बिकॉज आई हैव द राइट टू रिसाइड एंड सेटल. ठीक है, ऑफ कोर्स इसके रेस्ट्रिक्शन भी आते हैं जैसे अभी अंडमान निकोबार का आया, या फिर JNK है, या फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ सिलेक्टेड एरियाज हैं. बट ऑफ कोर्स मेजर मेजर इंडिया में यू कैन रिसाइड एंड सेटल. नाउ
आर्टिकल 19(1)(f), राइट टू प्रॉपर्टी। जो ये आर्टिकल है ना एंड आर्टिकल 31, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिए गए थे बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। क्यों हटाया था ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, उस स्लाइड में दिया हुआ है। बाकी ये ये आर्टिकल एंड जो 31 आर्टिकल है उसको रिमूव कर दिया गया था। कौन से आर्टिकल से? 44। तो ये चीज ध्यान रखना, स्पेशली जो ओलेट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये पूछ लेते हैं। ठीक है ना। आर्टिकल 19(1)(g), फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, मतलब सिटीजन कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। अब देखो, मैं लॉयर बनने वाली हूँ या बनूंगी, तो या तुम लोग भी बनोगे, तो वो तुम्हारा राइट है। अब कोई भी आके ये नहीं बोल सकता कि नहीं यार तुम लॉयर नहीं बन सकते, या तुम कोई ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते, तुम कोई ट्रेड नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स, अगर मुझे गन्स का बिजनेस करना है तो उसके लिए अलग लाइसेंस लगता है। एंड कुछ इलीगल चीज का नहीं कर सकते कि नहीं मैरिजुआना ऐसा कुछ बिजनेस कर ले या गांजा वगैरह का बिजनेस करे, नहीं वो नहीं कर सकते। बट जहां तक वो चीज लीगल है, जहां तक आपके पास राइट है, वो चीज आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे ये जो है ये वाईटी पे टीचिंग, ये एक छोटा सा बिजनेस है, ये छोटा सा एक कोई ऑक्यूपेशन है जो मैं कर रही हूँ। तो नो वन कैन रिस्ट्रिक्ट मी अगर मैं कोई इलीगल चीज नहीं कर रही। ठीक है ना। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ आर्टिकल 19, ये पूरे जो अपन ने आर्टिकल पढ़े ना, इनके कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है। जैसे सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब कि जैसे सॉवरेन का मतलब हमने पढ़ा ही था, इंटीग्रिटी का मतलब हमको पता है कि जैसे एक इंडिया एक कंट्री है ना, एंड हमने कुछ ऐसी स्पीच दी जो कि जैसे ये जो था ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिससे हेट्रेड फैले, या कोई जैसे एक एक्स स्टेट है वहां में मैंने एक स्पीच दे दी, है ना, जहाँ पे लोगों के मन में ये भावना आ गई कि नाउ जो एक्स स्टेट है ना उसको इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए, एंड मतलब उसको अलग हो जाना चाहिए इंडिया के पार्ट से। तो क्या मैं ये कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये जो इंडिया की सॉवरेनिटी है और इंटीग्रिटी है, ये उसको हार्म कर रहा है। सेकेंड, सिक्योरिटी, इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए। मैंने कोई ऐसी स्पीच दी या किसी पर्सन ने एक्स पर्सन ने कोई स्पीच दी जिसकी वजह से वायलेंस हो गया, तो वो भी नहीं कर सकते। फ्रेंडली रिलेशनशिप विद स्टेट्स, अब आप कुछ ऐसा ऊट पटांग भी नहीं बोल सकते ना कि जो बाकी स्टेट हैं, या स्टेट इन द सेंस कंट्रीज, बाकी कंट्रीज जो हैं वो हैम्पर हो जाए उनके साथ जो रिलेशन है, या उनको बुरा लग जाए। जिस जैसे वो मालदीव्स का वो याद है जो इंसिडेंट हुआ था। मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर थे जिनने इंडिया के खिलाफ कुछ बोल दिया था, उससे इंडिया और मालदीव्स के क्या रिलेशन खराब हो गए थे। अब अगर वो इंडिया में हुआ होता, इंडिया ने कुछ बोला होता, तो वो रेस्ट्रिक्शन में माना जाता आर्टिकल 19 के। क्यों? क्योंकि हमारे फ्रेंडली रिलेशन खराब हुए। पब्लिक ऑर्डर मतलब पीस मेंटेन जो है हमारी सोसाइटी में, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। डिसेंसी एंड मोरालिटी, मतलब हमारी जो सोशल फैब्रिक है उसके दायरे में आना चाहिए, उसकी बाउंड्री में आना चाहिए। कुछ ऐसा ओब्सीन नहीं लिख सकते, कुछ ऐसा जैसे कोई मूवी बनाई है ना, वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। तो मैंने कुछ मूवी बनाई जिसमें कुछ सीन ऐसे थे जो बहुत वायलेंट थे, या बहुत नॉट डिसेंट इन आवर सोसाइटी स्ट्रक्चर, है ना, वो मॉरल्स को हैम्पर कर रहे थे, एथिक्स के खिलाफ थे, तो अब वो भी नहीं कर सकते। डेफेमेशन, डेफेमेशन खैर हम थॉट्स में अच्छे से पढ़ेंगे, बट डेफेमेशन जब हम किसी को डिफेम कर रहे हैं, मतलब किसी की रेप्यूटेशन को यू नो थोड़ा नीचे कर रहे हैं, उसको डिफेमेशन कहते हैं। तो हम वो भी नहीं कर सकते कि हमने किसी के खिलाफ कुछ बोला एंड उसकी रेप्यूटेशन डाउन हो गई, तो वो चीज़ भी नहीं कर सकते। फिर आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कि आप कोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ नहीं कह सकते जिससे जो कोर्ट की वर्किंग है उसको उसमें हैम्पर है। मतलब जैसे वो धरने पे बैठते हैं, अगर कोर्ट में धरने पे बैठ गए एंड उससे जो वहाँ की प्रोसीडिंग्स चल रही थी वो हैम्पर हो गई, देन दैट इज अ रिस्ट्रिक्शन टू आर्टिकल 19। इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस मतलब जो हेट्रेड आप स्पीच के थ्रू फैलाते हो ना, उसको सेडेशन कहते हैं। तो अगर आप किसी को ऐसी स्पीच देके इंसाइट कर रहे हो जिससे हेट्रेड फैले, जिससे राइट्स हो, जिससे लड़ाइयाँ हो, तो वो सेडेशन में आता है, एंड सेडेशन इज ऑफ कोर्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल 19।
इंटरेस्ट ऑफ ट्राइब, देखो मैंने बताया था ना कि हर पार्ट में नहीं रह सकते, तो इंटरेस्ट ऑफ ट्राइब इज वन ऑफ दैट रेस्ट्रिक्शन कि आप हर जगह मूव नहीं कर सकते। कुछ जगह ऐसी रिजर्व हैं जो ट्राइब्स के लिए हैं, ताकि उनका जो क्योंकि उनका कल्चर है ना हमारे जो इंडिया है उनसे थोड़ा अलग है, तो उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है बाहर की दुनिया से। इसलिए उनको हमने अलग रख रखा है कि यार ठीक है, वो बाहर की दुनिया से नहीं करना इंटरेक्ट चाहते, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो इसलिए हम वहाँ पे जाके नहीं रह सकते या वहाँ पे जाके रिसाइड नहीं कर सकते या कोई ऑक्यूपेशन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। So that is also a reasonable restriction of Article 19. Now, next article है Article 20। अब देखो, जो बाकी आर्टिकल्स हैं वो नॉर्मल पीपल के लिए एप्लीकेबल हैं, ये भी हैं। बट देखो क्या होता है कि कभी कभार किसी को जेल हो जाती है जिसमें शायद उसकी गलती नहीं हो सकती है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो इंसान नहीं है, वो भी तो एक पर्सन ही है, उसके भी तो कुछ राइट्स हैं। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कुछ राइट्स बनाए अंडर आर्टिकल 20। ये सब सब पर्सन को है, नॉट जस्ट सिटीजन, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस, किसी ने अगर ऑफेंस कमिट किया है, स्टिल उसके पास क्या क्या राइट्स है ये उस पर बात करता है। नाउ, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, इसका इन दोनों भारी भरकम वर्ड्स का क्या मीनिंग है, अभी सिंपल वे में समझाती हूँ। देखो क्या होता है कि एक कोई लॉ है, वो जब तुमने क्राइम कमिट किया तब वो एग्जिस्ट नहीं करता था। लेट्स से एक्स ने मर्डर कर दिया, बट पहले मर्डर हुआ ही नहीं करता था, है ना। एंड जब उसने कमिट कर दिया तब एक नया लॉ आ गया कि मर्डर कुछ होता है, एंड फिर उसने जो स्टेट है उसने उसको सजा दे दी कि हाँ तुम मर्डर के लिए लायबल हो। अब यार उस टाइम तो मर्डर एग्जिस्ट नहीं करता था ना, तो हाउ कैन यू कन्विक्ट समवन जो पहले कभी क्राइम ही नहीं था। सो इट प्रोटेक्ट्स नो वन कैन बी कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम बेस्ड ऑन लॉ दैट wasn't in effect when the crime was committed। ठीक है, समझ में आया। इसका एक एक्सेप्शन कह सकते हो कि जैसे कोई क्राइम है, उसकी जो पनिशमेंट या फाइन है वो लेट से 20 रुपीज था, लेकिन अब उसको घटा के 10 रुपीज कर दिया, तो क्या स्टिल उसको 20 रुपीज देने होंगे या 10 रुपीज, क्योंकि पहले तो वो 20 थे जब उसने कमिट किया था, अब वो 10 हुए। सो सी, जब पनिशमेंट या क्राइम की जो इंटेंसिटी है वो कम होती है ना, तो जो नया वाला है वो एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सिटीजन को प्रोटेक्ट ही तो कर रहे हैं, उन्हीं के फायदे के लिए ये चीज कर रहे हैं। तो जिनके वो काम की है अगर उन्हीं के यूज में नहीं आएगी तो क्या मतलब। इसीलिए अगर कोई चीज की इंटेंसिटी कम होती है ना तो फिर वो नई वाली चीज एप्लीकेबल होती है ना। आर्टिकल 20 क्लॉज 2, इसका मतलब क्या है? डबल जियोपार्डी। मतलब देखो, मैंने है ना, लेट्स से मैंने नहीं एक्स ने एक कोई क्राइम कमिट किया, ठीक है, उसको सजा मिल गई। फिर वो बाहर निकलता है, जैसे उसको 3 साल की सजा मिली है ना, वो बाहर निकलता है सजा काट के, फिर उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है कि नहीं तुमने चोरी की थी, फिर 3 साल काट के आओ। जैसे उसने पहले भी चोरी की थी, उसी चीज की चोरी की थी, तो उसको एक बार सजा मिल गई, बट अब क्या उसको फिर से सजा मिल सकती है? तो नहीं। नो वन कैन बी ट्राइड एंड पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम क्राइम। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी। मतलब अगर एक क्राइम के लिए उस एक इंसान को सजा मिल गई है, तो उसे उसी क्राइम के लिए फिर से सजा नहीं मिल सकती। ये कॉन्सेप्ट है डबल जियोपार्डी का। बट इसमें कंफ्यूज मत होना कि उसने चोरी की थी, लेट्स से डायमंड्स की, उसको सजा मिल गई, वो काट के आया एंड देन ही कमिटेड अगेन डायमंड्स की चोरी, तो क्या फिर से उसको सजा मिलेगी? ऑफ कोर्स मिलेगी, क्योंकि उसने 2 बार चोरी कर ली ना। ठीक है। अब देखो ये चीज भी ध्यान रखना कि अगर उसने सोने की चोरी की, है ना, उसको सोने की चोरी के लिए 1 साल की सजा हो गई, फिर उसने डायमंड्स की चोरी की, तो उसको क्या सजा हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि ये दो क्राइम जो थे वो अलग अलग थे, ये सेम क्राइम नहीं था, इसलिए उसको पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है। बट अपील इज डिफरेंट, कि लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में जाना, दैट इज डिफरेंट। वो आप अपील कर सकते हो, बट उसका डबल जियोपार्डी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। नाउ, आर्टिकल 20 क्लॉज 3, सेल्फ इंक्रिमिनेशन।
नो वन कैन बी फोर्स टू टेस्टिफाई अगेंस्ट themselves. दिस इज नोन एज द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. मतलब देखो, तुमने वो मूवीज वगैरह में देखा होगा ना कि जो पुलिस है कभी किसी को अरेस्ट कर लेती है एंड दे कन्फेस हिम कि उससे वो कन्फेस करा लेते हैं कि तुमने यही किया है. तो एक्चुअल में वो चीज़ एप्लीकेबल ही नहीं होती. क्यों? क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है जो कि बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की, कि आप किसी के अगेंस्ट खुद को फोर्स नहीं कर सकते. आप ये प्रूफ कैसे करेंगे कि फोर्स किया है या नहीं? तो अगर किसी को कन्फेस करना है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने करेंगे. पुलिस के सामने दिया हुआ कन्फेशन अगर फोर्स्ड है या नहीं भी है तो भी वो वैलिड नहीं होता है. तो ये हमारा राइट होता है, राइट ऑफ सेल्फ इनक्रिमिनेशन. अब कोई भी वो मूवीज में दिखाने की कोशिश करे ना तो समझ लेना कि वो मे बी वो है ना गलत बता रहे हैं. ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास एक आर्टिकल प्रेजेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंड इट्स अ फंडामेंटल राइट. वो तो हमारे पास सुप्रीम इम्पोर्टेंस का है. तो ये चीज़ पता होनी चाहिए एज अ नॉर्मल सिटीजन एज वेल. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. आर्टिकल 21 मेरी नज़र में ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि ऑल्दो ये राइट टू लाइफ की बात करता है एंड पर्सनल लिबर्टी की, बट अगर इसको देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा इंटरप्रिटेशन इसी एक के निकलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं. क्या क्या आते हैं अभी देखेंगे, बट पहले पढ़ते हैं. ये हर पर्सन को दिया जाता है, नॉट जस्ट सिटीजन. नो पर्सन शाल बी डिप्राइव्ड ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या होता है. This means that law must be made by a competent authority and that the procedure used to deprive a person of their life and liberty must be fair, just and reasonable. एक केस देख लो, दो केस देख लो, उसके बाद आराम से समझ में आ जाएगा. Now, in A.K. Gopalan versus State of Madras, the Supreme Court ruled that the phrase procedure established by law means a procedure enacted by law made by the state. In Maneka Gandhi case, the Supreme Court interpreted that the procedure established by law as due procedure of law. It needs to be just, fair and reasonable procedure. अब ये जो कहानी लिखी है इसको थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ. देखो, क्या होता है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ मतलब कि एक कोई मतलब पार्लियामेंट को हमारे यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताया गया लॉ बनाने के लिए. तो वो जो लॉ बनाएगी ना उसी को. अब यार देखो, कोई इंसान है उसने आके बोल दिया कि है ना ये चीज गलत है, वो थोड़ी मान लेंगे. क्यों? क्योंकि वो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ थोड़ी है. तो क्या केस हुआ था कि मनेका गांधी में, है ना, एक जो मनेका गांधी जी थी उनको कहीं बाहर जाने से रिस्ट्रिक्ट कर लिया था और उनका पासपोर्ट सीज कर लिया था. तो उन्होंने केस किया था कि ये प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में तो आता है लेकिन ये ड्यू प्रोसीजर तो था ही नहीं, ऐसे कैसे मेरा पासपोर्ट सीज कर लिया. तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि भले ही कोई प्रोसीजर जो है वो लॉ ने ही बनाया है, मतलब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इवन लॉ बनाया है तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी होना चाहिए. मतलब वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ भी लॉ बना दिया एंड उसको अप्लाई कर दिया तो वो सही हो गया. ऐसा थोड़ी होगा. लॉ भी तो लॉ को भी तो जज करना पड़ेगा कि वो लॉ सही है या नहीं, वो ड्यू प्रोसेस से बना है या नहीं, या वो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल है या नहीं. तो जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तब उसे प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ कहते हैं, जो कि ड्यू प्रोसीजर होना चाहिए. ठीक है, अब आई कहानी समझ ना. अब आर्टिकल पे आते हैं तो इसमें लिखा है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ टू प्राइवेट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ना, इसमें क्या क्या आते हैं ये सब आते हैं. राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू डिसेंट बरियल, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंटरनेट, राइट टू फ्री लीगल एड. देखो, हमारा क्लीन एनवायरनमेंट का एक राइट है जो कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है, विच इज राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट. मतलब ये हमारा फंडामेंटल राइट है. फिर आता है राइट टू लिव विद डिग्निटी. मतलब
हर इंसान का ये राइट है कि उसको डिग्निटी के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए। मतलब कि जैसे आप किसी को ऐसे एनिमल की तरह ट्रीट थोड़ी कर सकते हैं। मतलब राइट टू, देखो होता क्या है कि लोग जब इस आर्टिकल्स को समझते हैं ना कि राइट टू लाइफ, तो समझते हैं कि अगर उसको यू नो क्लोथ्स प्रोवाइड कर दें या शेल्टर प्रोवाइड कर दें एंड फूड प्रोवाइड कर दें, तो दैट इज अनफ फॉर आर्टिकल 21। वही तो राइट टू लाइफ में आएगा। बट नहीं, इंडियंस की एंड सिटीजन्स की और भी नीड होती है ना, ह्यूमंस की और भी नीड होती है कि उनको डिग्निटी से जीना है, या उनकी प्राइवेसी है, उनको इंटरनेट का राइट है। तो ये सब चीज़ भी राइट टू लाइफ में आती है, क्योंकि इंसान को इस एज में, इस सेंचुरी में एग्जिस्ट करने के लिए ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर किसी का घर ले लिया एंड उनको क्लीन एनवायरनमेंट ही नहीं दिया, तो क्या वो राइट टू लाइफ का वायलेशन नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि वो उसका क्लीन एनवायरनमेंट का वायलेशन है। डिग्निटी उसकी हैम्पर हो रही है। राइट टू डिसेंट बरियल, मतलब सबका ये राइट है कि उनको एक प्रॉपर फ्यूनरल मिले, बरियल मिले, है ना? तो आप देखो, दो इंटरप्रिटेशन होते हैं। डिसेंट बरियल डज नॉट मीन राइट टू डाई, ठीक है? राइट टू डाई इज डिफरेंट, एंड राइट टू डाई जैसा कोई भी हमारे यहाँ प्रोविजन नहीं है। राइट टू डाई विद डिग्निटी अलग होता है, बट राइट टू डाई इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, वो आर्टिकल 21 में नहीं आता। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? सो यू कांट टेक योर लाइफ, बिकॉज वो फिर सुसाइड में आएगा। ओके? राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी क्या होती है? प्राइवेसी मतलब किसी की पर्सनल लिबर्टी होती है, पर्सनल लाइफ होती है, तो आप उसमें अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं कर सकते ना। कि टेलीफोन, फोन टैपिंग का भी प्रोविजन आया था कि फोन टैपिंग लीगल है या नहीं, तो उसकी भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन लिखे हैं। तो उसका भी एक प्रोसीजर है, आप ऐसे ही किसी का फोन टैप भी नहीं कर सकते, ठीक है? राइट टू इंटरनेट, जैसे आज हम इस देश में या इस वर्ल्ड में बिना इंटरनेट के मे बी सरवाइव भी ना कर पाए, क्योंकि अगर तुम ये क्लास भी देख रहे हो तो भी वो इंटरनेट के थ्रू है, तुम्हारी मेजर पढ़ाई इंटरनेट के थ्रू हो रही है। तो दैट इज ऑल्सो एन प्रोविजन इन राइट टू लाइफ, ठीक है? राइट टू फ्री लीगल एड, मतलब देखो यार, इंडिया में भी या पूरे वर्ल्ड में भी जो लॉयर्स की फीस है वो वेरी करती है। अच्छे लॉयर्स बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, बट अगर कोई बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, डज इट मीन कि उसको लीगल एड का वो नहीं है, राइट नहीं है? तो ऐसा नहीं हो सकता ना, उसको भी एक राइट है कि भले ही कैसा भी लॉयर हो, बट उसको एक्चुअली कोई रिप्रेजेंट करने के लिए तो हो, नहीं तो वो लड़ेगा कैसे? तो हमने ये फंडामेंटल राइट्स दिए क्यों हैं? अगर वो अपना केस ही नहीं लड़ पाएगा, कोर्ट ही तक नहीं जा पाएगा, अब सबके पास उतनी नॉलेज थोड़ी होती, या इवन कि वो इतने लीगल इंटरप्रिटेशन या टर्म समझ पाए। तो उसी लिए हमारे पास फ्री लीगल एड है कि जो लोग उस चीज़ में मतलब फिट इन होते हैं उन क्राइटेरियाज में, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, विच इज आर्टिकल 21A। अच्छा हाँ, मैं एक बार बताना भूल गई फिर से, इसकी जो पीपीटी है या पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वो ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट एक दो बार पढ़ोगे तभी समझ आएगा। तो प्लीज़ एक बार इसको एक बार रीड कर लेना। तो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत इजी लैंग्वेज में है, समझ आ जाएगा, बस एक बार रीड कर लेना एंड इसके नोट्स भी बना लेना। नाउ आर्टिकल 21A of the Constitution of India guarantees free and compulsory education to children between the age of 6 and 14. It was added by 86 constitutional amendment in 2002. देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उस टाइम इट वाज वेरी हार्ड टू प्रोवाइड एवरीवन विद एजुकेशन। क्यों? क्योंकि उस टाइम का जो इंडिया था, वहाँ पे वैसी रिक्वायरमेंट दे पाना वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर इवन द स्टेट। तो उस टाइम वो डीपीएसपी में ऐड था। बट नाउ जब 2002 में इंडिया को नीड लगी कि नहीं यार, अब हमारा कंट्री थोड़ा स्टेबल है एंड अब ये चीज़ें हो सकती है, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है से हमारे पास एक फंडामेंटल राइट ऐड हो गया
विच इज 21A, जिसमें बताया गया कि जो 6 से 14 ईयर्स के बच्चे हैं उनको एक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए एंड वो उनका राइट है, तो उसको वैसे ऐड किया गया। अच्छा, ये ध्यान रखना ये फ्री होनी चाहिए एंड कंपलसरी, मतलब अगर किसी ने उनको ये चीज करने से मना किया किसी स्टेट ने, देन उनके अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है। ठीक है ना। आर्टिकल 22, जो कि ऑफ कोर्स हर इंसान को अवेलेबल है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सम केसेस इन। ठीक है। देखो, अब है ना कुछ और आर्टिकल्स हैं जो कि उन पर्सन को गिवन है जो कि अरेस्ट में है या डिटेंशन में है, तो उनको क्या क्या राइट्स है कि उनको अरेस्ट के ग्राउंड पता होने चाहिए। रैंडमली पुलिस नहीं आ सकती तुम्हारे घर पे बिना तुम्हें पता है कि तुमने किया क्या है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने एक्स क्राइम कमिट किया है, उसके लिए तुम्हें डिटेन कर रहे हैं, उसके लिए तुम्हारा अरेस्ट हो रहा है। तो दैट इज योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 22। ऑल्सो टू कंसल्ट एंड रिप्रेजेंट अ लॉयर बाय चॉइस, मतलब तुम्हारी चॉइस का लॉयर अगर तुम चाहते हो, अगर तुम केपेबल हो उस चीज के, तो तुम्हारे पास वो राइट है कि अपने चॉइस का लॉयर तुम रख सकते हो। ठीक है। राइट टू बी रिलीज्ड अनलेस द कोर्ट ग्रांट फॉर डिटेंशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये राइट है कि हम मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हुए इन विद इन 24 आवर्स एक्सेप्ट द ट्रेवल टाइम। मतलब हमारे पास ये राइट है कि हमें अगर डिटेन कर लिया तो हमको 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट को के सामने हमको अपीयर होना पड़ेगा। मतलब पुलिस की ये ड्यूटी है कि हमें ऐसा करे, क्योंकि वो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 22। एंड अगर कोर्ट ने डिटेंशन ग्रांट कर दिया कि नहीं, हमको कुछ और इन्वेस्टिगेशन करनी है पुलिस को, तो ठीक है कोई बात नहीं डिटेन कर लो। लेकिन अगर कोर्ट ने रिलीज कर दिया तो तुम्हारे पास वो भी राइट है कि तुम रिलीज हो सकते हो। ठीक है। नाउ आर्टिकल 23 से 24 पे आते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है। अब ये जो राइट है ना, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी यू नो फाइल हो सकता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ स्टेट ही एक्सप्लॉइटेशन नहीं करता, प्राइवेट इंडिविजुअल भी एट अ सर्टेन लेवल बहुत कभी कभार एक्सप्लॉइटेशन करते हैं लोगों के अगेंस्ट, तो ये उनके अगेंस्ट भी फाइल हो सकता है। ठीक है। नाउ देखो, it prohibits forced labor and human trafficking, and it protects people from exploitation by private citizens as well. ठीक है। Trafficking in human beings, including for the purpose of slavery, forced labor or exploitation, begar, which is forcing someone to work against their will without adequate or no payment। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये आर्टिकल फोबिट्स करता है फोर्स्ड लेबर को। फोर्स्ड लेबर क्या होता है कि बिना मर्जी के काम कराना, उस इंसान का मन ही नहीं है काम करने का, या वो चाहता ही नहीं है, बस आप उस चीज को फोर्स कर रहे हो कि नहीं तुम्हें काम करना पड़ेगा। उस चीज को क्या कहते हैं? फोर्स्ड लेबर। तो वो नहीं कर सकते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब ह्यूमन को एक गुड्स की तरह बेचना या खरीदना, दैट इज ऑल्सो फॉरबिडन, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते ना। दैट इज बैन इन इंडिया। तो किस आर्टिकल के थ्रू बैन है? आर्टिकल 23 के अंडर। ठीक है। ट्रैफिकिंग अभी बताया। ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ स्लेवरी, आप किसी को स्लेव बनाना है ना, वो स्लेवर कराना है या एक्सप्लोइटेशन करना है, उसके पर्पस से किसी की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, उसी कुछ पर्पसेस की वजह से होती है, इसलिए वो चीज बैन है, क्योंकि अच्छी पर्पसेस के लिए तो नहीं करोगे ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है। बेगार, दिस इज नॉट बेगर। ठीक है। दिस इज बेगार विच इज फोर्सिंग समवन टू वर्क अगेंस्ट देयर विल विदाउट एडिक्वेट और नो पेमेंट। मतलब आप उस इंसान से काम करा रहे हो जो काम करना भी नहीं चाहता। ठीक है। और आप उसको 10-20 रुपए दे रहे हो, या बहुत ही कम पैसे दे रहे हो, या दे ही नहीं रहे हो, तो दैट इज बेकार, मतलब उसके विल के अगेंस्ट काम कराना विदाउट एडिक्वेट और नो पेमेंट। ठीक है। अब कुछ टर्म्स का मतलब अपन फिर से समझ लेते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, विच इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमंस लाइक गुड्स। बेगार, विच इज फोर्सिंग समवन टू वर्क अगेंस्ट देयर विल विदाउट एडिक्वेट और नो पेमेंट। फोर्स लेबर, मतलब उनकी विल के
अगेंस्ट उनसे काम कराना, एक नया टर्म विच इज बॉन्डेड लेबर, विच इज ऑल्सो नोन एज हेरिडेटरी लेबर। मतलब जैसे एक्स है, उनके पापा किसी के घर पे काम करते थे, अब उनका जो बेटा है उनसे भी वो वही काम करा रहे हैं जस्ट बिकॉज ही इज द सन ऑफ एक्स। तो दैट इज कॉल्ड बॉन्डेड लेबर, एंड वो भी एक्सप्लॉयटेशन में ही आता है एंड इस आर्टिकल का पार्ट है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं विच इज आर्टिकल 24। So, children below the age of 14 shall not be labored in hazardous mine, factories और other hazardous works। अब देखो, प्रोटेक्शन की जरूरत सिर्फ एल्डर्स को नहीं होती, चिल्ड्रंस को भी होती है, एंड चिल्ड्रंस को स्पेसिफिकली होती है। सो ये आर्टिकल वो बात करता है कि जो 14 साल के बच्चे हैं ना, उनसे या उनसे कम के जो बच्चे हैं, उनको आप हजार्डस माइंस में वर्क नहीं करा सकते, क्योंकि वो उनके वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं है। Because it protects the rights of welfare of children, prevents exploitation, safeguard the health and development of child and ensures the access of education। अब खुद ही सोचो, अगर बच्चा पूरे दिन भर माइंस में वर्क कर रहा है, फैक्ट्रीज में वर्क कर रहा है, तो वो पढ़ने कब जाएगा? उसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो एंड उसकी हेल्थ पे बात ना आए, उसी की वजह से ये वाला आर्टिकल ऐड किया गया। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक मैच फैक्ट्री है जहाँ माचिसें बनती है। अब वो बच्चे के लिए एक बहुत खतरनाक जगह, इट्स अ डेंजरस प्लेस फॉर अ 14 ईयर ओल्ड बॉय और गर्ल। तो इसीलिए उनका जो एक्सप्लॉइटेशन ना हो या उनकी हेल्थ पे इफेक्ट ना हो, इसलिए। ठीक है। hazardous work refers to any kind of employment that is considered dangerous or harmful for the child below the age of 14 years। अब जैसे मैच फैक्ट्री हो गया या कोई भी माइन हो गई, ये सारी चीजें जो है वो हजार्डस वर्क में आती है। ठीक है ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28। ये जो आर्टिकल है ना, ये सब पर्सन को दिया गया है, एंड इसके अकॉर्डिंग हमारे पास चार राइट्स हैं, विच इज फ्रीडम ऑफ कंशाइंस, फ्रीडम टू चूज रिलेशनशिप विद गॉड, फ्रीडम टू प्रोफेस, फ्रीडम टू प्रैक्टिस, फ्रीडम टू प्रोपगेट रिलीजन। इसका मतलब क्या है? देखो, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस मीन्स कि जो हमारा रिलेशन है गॉड के साथ, वो चूज करने का जो फ्रीडम है वो हमारे पास है। विच मीन्स कि जैसे आपको मंदिर जाना है, या आपको मतलब कैसे पूजा करनी है, या आपको गॉड को कैसे बिलीव करना है, कैसे मानना है, दैट इज अपॉन यू। तो वो चीज को चूज करने का जो फ्रीडम है वो आपके पास है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25। ठीक है। राइट टू प्रोफेस, आप अपने रिलीजन के बारे में बात कर सकते हो, यू कैन स्पीक अबाउट योर रिलीजन। ठीक है, आप लोगों को बता सकते हो उस चीज के बारे में। फ्रीडम टू प्रैक्टिस, मतलब द राइट to practice one's religion, including rituals, observance, ceremonies, modes of worship। मतलब कि देखो, जैसे आपको क्या करना है, मंदिर जाना है, तो क्या आपके पास वो राइट है कि आप मंदिर जाके यज्ञ करा सकते हो, या कोई भी पूजा कर सकते हो, या वर्शिप कर सकते हो? ऑफ कोर्स यू कैन डू सो, बिकॉज हमारे पास राइट फ्रीडम टू प्रैक्टिस है। कोई जैसे मंदिर भी जाते हैं, बहुत लोग मॉस्क जाते हैं, तो दे हैव देयर ओन रिचुअल्स एंड ऑब्जर्वेशंस या सेरेमनीज जो परफॉर्म भी करते हैं। तो दैट इज अपॉन देम, बिकॉज उनके पास वो फ्रीडम है कि वो चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। Freedom to propagate religion, the right to spread one religion subject to public order, morality, health and other provision of the constitution। मतलब हमारे पास ये राइट है कि हम अपना जो रिलीजन है उसको स्प्रेड कर सकते हैं। ना, दो चीजें आती है, एक है अपने रिलीजन को स्प्रेड करना, दूसरी होती है अपने रिलीजन में लोगों को कन्वर्ट करना। हम कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि कन्वर्ट करना is actually not legal in India. Why? Because convert करने में force include होती है, and you can't force somebody to be in your religion। ठीक है। Also you can't deceive themselves कि आप उनको पैसे का लालच दे दो कि हमारे इसमें आ जाओ। तो that is not right, and that is not applicable in this article। आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, you can spread। जैसे
लोग वो देते हैं, sermons देते हैं, लोग यू नो भाषण वगैरह देते हैं अपने रिलीजन के बारे में, तो दैट इज स्प्रेडिंग वंस रिलीजन। तो वो कथा वाँचते, तो वो सब भी कर सकते हैं, ठीक है? बट ऑफ कोर्स इट आल्सो हैज़ सम रिस्ट्रिक्शन, जैसे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, पब्लिक में पीस होना चाहिए, यू कांट डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, मोरालिटी, हेल्थ, अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हेल्थ का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि लड्डू कंट्रोवर्सी, याद है ना? तो उसमें क्या हुआ था कि अ, जो लड्डू थे उसमें ऐसा पाया गया था कि कुछ एडल्टरेटेड सब्सटेंस थी, फैट्स थी। वैसे वो प्रूफ नहीं हुआ था कभी, बट हाँ वो उसके एलिगेशंस आए थे, तो दैट वाज सब्जेक्ट टू हेल्थ, जिसके वजह से हम, या जिसकी वजह से स्टेट जो है वो रिलीजन प्रोपगेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता था। अदर प्रोविजन मतलब जो आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए हुए ना, वो वाले, ठीक है? ये याद रखना, आर्टिकल 19 क्लॉज 6। नाउ रिस्ट्रिक्शन पे और बात करते हैं, जो कि इन सब पे सब्जेक्ट है, which is public order. The state can restrict religious practices if they threaten to disrupt the public peace and safety. अगर public peace and safety hamper हो रही है, तो उस चीज को restrict किया जा सकता है। अब लेट्स से कि एक एक्स रिलीजन है, जिसने अपना एक कोई स्पीकर लगा दिया एंड दे आर चांटिंग द मंत्र एंड ऑल, तो एंड जो वाई रिलीजन है वो अपने मंत्र जो है वो लाउड स्पीकर पे बजा रहे हैं, उसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया एंड राइट्स वगैरह हो गए, तो दैट्स नॉट अलाउड, उसके बेसिस पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। मोरालिटी मतलब इट refers to the concept that while citizens have the freedom to practice their religion, this freedom is not absolute, of course ये भी पढ़ा है, and cannot be exercised in a way that violates the broader moral standards of society, ठीक है? Now health, the state can intervene in religious practices if they are detrimental to the health of individuals, ठीक है? ये अभी बताया ही सही, ठीक है? नाउ आर्टिकल 26 ये भी सारे पर्सन को दिया जाता है। इट guarantees the religious domination, the right to manage their religious affairs, including establishing institution, owning properties and administering it। मतलब जो रिलीजियस डोमिनेशंस है, वो अपने जो रिलीजियस अफेयर है उनको उसके लिए अपने जो इंस्टीट्यूशन है उनको स्टैब्लिश कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी है वो रिलीजन के नाम पे ले सकते हैं, जैसे वर्क्स प्रॉपर्टी का नाम सुना होगा, तो वो चीज हो सकती है। एंड उनको जो कंट्रोल करेगा वो भी वही लोग हैं, और उनके पास ये राइट है कि वो ये कर सकते हैं। अब ये गारंटी क्या करता है? द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। मतलब किसी ने कोई धर्मशाला वगैरह खोल ली रिलीजन के लिए, तो दैट वी कैन डू, है ना? द राइट टू मैनेज मतलब अगर एक ट्रस्ट बनता है, जैसे अगर कोई फेमस टेम्पल हो, तो उसके लिए एक ट्रस्ट बनाया जाता है। क्यों? ताकि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको मैनेज कर सके एंड उसका जो वर्किंग्स है वो देख सके। द राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये भी बता ही दिया, ठीक है? इसके भी ऑफ कोर्स लिमिटेशन है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, एंड जो 19 क्लॉज 6 में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं वो, ठीक है? आर्टिकल 27 नाउ ये भी सब इन लोगों को दिया जाता है। प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम कंपेलिंग सिटीजन्स टू पे द टैक्सेस दैट गो towards a specific religious or religious domination. This article upholds the principle of religious neutrality and prevents the use of public fund for religious purposes. मतलब कि जो इंडिया है वो एक सेक्युलर नेशन है, तो जो स्टेट है वो किसी भी इंसान को या किसी भी ग्रुप ऑफ इंसान को ये फोर्स नहीं कर सकता या कंपेल नहीं कर सकता कि वो एक टैक्स पे करे फॉर प्रमोटिंग अ स्पेसिफिक रिलीजन, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ रिलीजियस न्यूट्रलिटी है। एंड अच्छा एक बात बताओ, तुमको क्या अच्छा लगेगा कि तुम अगर एक्स रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो तुम्हारे जो फंड्स हैं वो किसी वाई रिलीजन को जा रहे हैं, या सिर्फ उसी को प्रमोट किया जा रहा है बाय द स्टेट? नहीं ना। तो दैट इज वाई, एंड टू नॉट प्रमोट इट, ये आर्टिकल ऐड किया गया। आर्टिकल 28 एवरी पर्सन, ये भी सब पर्सन को दिया जाता है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द रिलीजियस प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन,
It also protects the rights of individual, religious groups and educational institutions. मतलब no religious instruction can be given in educational institutions that are fully funded by the state. No one can be forced to take part in religious instruction or worship in state recognized educational institution. मैंने पूरा एक ही फ्लो में बोल दिया लेकिन समझाया एक चीज नहीं है तो ठीक है धीरे धीरे समझते हैं मतलब ये देखो इट प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ठीक है तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ठीक है ऑल्सो कि एक कोई एक्स रिलीजन है अगर वो मतलब इंस्टीट्यूशन है वो बोल रहा है कि आपके स्कूल में आज बाइबल पढ़ाई जाएगी ठीक है ना बाइबल इज जनरली एसोसिएटेड विद क्रिश्चियन रिलीजन तो फिर कोई एक्स रिलीजन का है वो बोलेगा ना कि व्हाई डू आई हैव टू प्रैक्टिस सच रिलीजन तो उसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो एक स्पेसिफिक रिलीजन को सपोर्ट करते हैं वैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि फंडेड है फुल्ली बाय द स्टेट ठीक है जहाँ पे जो फंड्स आ रहे हैं वो पूरे स्टेट के द्वारा आ रहे हैं ठीक है एंड नो वन कैन बी फोर्स टू टेक पार्ट इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और वर्शिप इन स्टेट रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कोई भी उस चीज को मतलब कोई भी फोर्स नहीं कर सकता तुम्हें उस चीज का पार्ट बनने के लिए ओके इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ठीक है नाउ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट अंडर आर्टिकल 29 एंड 30 मतलब अब यहाँ से हमारे कुछ ही राइट्स बचे हैं, बस उसके बाद ये वीडियो खत्म करते हैं आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है बट इससे छोटी बनाती है तो सही में समझ नहीं आता एंड फिर बहुत खिचड़ी बन जाती है जल्दी जल्दी करने में सो पेशेंस के साथ बैठे रहो अच्छे से समझ में आ रहा है एक बार पीडीएफ को रीड कर लेना ठीक है ना आर्टिकल 29 of the Constitution protects the cultural and educational rights of minority. ये इंडिया की जो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट माइनॉरिटी की जो है ना उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है मतलब सिटीजन विद डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर हैव द राइट टू प्रिजर्व इट मतलब कि जैसे एक कोई फैमिली है जो कि बहुत सालों से जिनके यहाँ एक स्क्रिप्ट का यूज हो रहा है या वो एक कोई कल्चर जो है उसको फॉलो करते हैं तो उनके पास ये राइट है कि वो उस चीज को प्रिजर्व कर सके क्योंकि उनकी फैमिली में तो उस चीज की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होगी उस चीज को वो बहुत मानते होंगे तो दे हैव द राइट टू प्रिजर्व इट ओके एंड नो सिटीजन कैन बी डिनाइड admission to a state administered educational institution based on race, religion, caste, language और any of them. मतलब कि जो स्टेट है वो तुम्हें डिनाई नहीं कर सकता अगर तुम्हें एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाना है जस्ट बिकॉज तुम्हारा कोई और रिलीजन है रेस है कास्ट है लैंग्वेज है या कुछ भी है इनमें से ठीक है आर्टिकल 30 ये राइट सिर्फ सिटीजन को दिया हुआ है एंड इट डील्स विद द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस मतलब माइनॉरिटी के पास ये राइट है कि वो जो है वो अपना एक खुद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टैब्लिश कर सकता है अब माइनॉरिटी जो होती है वो रिलीजन के बेसिस पे भी होती है एंड लैंग्वेज के बेसिस पे भी होती है ठीक है shall have the right to establish or administer educational institute of their choice. The state shall not, when granting aid to educational institution, discriminate against any educational institute on the ground that it is under the management of minority, whether based on religion or language. मतलब देखो स्टेट से फंड्स आते हैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए तो जो स्टेट है वो उस चीज में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि नहीं ये तो एक पर्टिकुलर रिलीजन का इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ हम फंडिंग नहीं देंगे तो वो चीज नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव द राइट टू मैनेज देयर इंस्टीट्यूशन ठीक है देखो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जैसे बीएचयू का नाम सुना होगा एएमयू का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जेएमआई जामिया ठीक है तो ये सारे इंस्टीट्यूशन है जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या ठीक है नाउ आर्टिकल 31 इसको मैं ऑल्दो आर्टिकल की कैटेगरी में नहीं डालती बिकॉज ये जो आर्टिकल है ये रिपील हो चुका है
which originally dealt with the right to property. It was repealed by 44th Constitutional Amendment Act of 1978 and replaced by Article 300A, which now deals with right to property. अब देखो, जब इंडिया बना था ना, तब हमारे पास ये आर्टिकल हुआ करता था आर्टिकल 31 के तहत, जब हमारे पास राइट था राइट टू प्रॉपर्टी का। बट हुआ ऐसा कि अगर किसी को भी कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, जैसे एक मिनिस्टर है, उनको पता है कि यहाँ से रोड निकलेगी, बट वो प्रॉपर्टी किसी के कंट्रोल के अंदर आ रही है। अब अगर स्टेट उसको कंपनसेशन भी दे दे, तो भी अगर वो इंसान केस फाइल कर दे, है ना, तो उसको एक अटमोस्ट प्रायोरिटी के साथ देखा जा सकता था, क्योंकि वो एक फंडामेंटल राइट था। उस वजह से जो केसेस की पेंडेंसी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी एंड बहुत सारे केसेस फाइल हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि मे बी कॉम्पनसेशन फेयर नहीं है, एडुकेट नहीं है ना? या फिर उस वजह से जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो बहुत पीछे जा रहा था। उसी के वजह से हमने जो वो आर्टिकल है, वो आर्टिकल एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरह लिया, जो कि हमने आर्टिकल 300 ए में डाला एंड इस चीज को, जो कि फंडामेंटल राइट था, वहां से रिपील कर लिया, which states that no person shall be deprived of their property except by authority of law. कोई भी नहीं कर सकता, authority हो law की तभी कर सकते हैं। And the state can acquire property for public purposes only in accordance to law, providing fair compensation. जिसकी property ली है उसको fair compensation देना पड़ेगा। That is a requirement जो कि fulfill करनी होती है। ठीक है? Now आज के लिए इतना ही। आई नो थोड़ी वीडियो बड़ी बन गई है, बट अच्छा है अगर पूरी देख लियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के राइट्स कवर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से स्टार्ट करेंगे एंड थोड़ा सा ही पार्ट बचे, आई थिंक एक दो पार्ट में हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट। तो प्लीज लास्ट तक वीडियो देख लेना सारी। ठीक है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे क्लासेस की नोटिफिकेशन आ जाती है, यूट्यूब से भी आ जाती है, पर वहाँ पे पीडीएफ जो है उसकी अपलोड हो जाएगी। इंस्टाग्राम आई नो मोस्ट ऑफ द बच्चों के पास नहीं होता है, अगर हो भी तो थोड़ा कम यूज करना, बिकॉज ऑफ कोर्स एग्जाम है। ठीक है? बट या, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।